सोचिए, आज राइनो प्रोजेक्ट में किसी का पहला दिन है। एक बहुत बड़ी शोर मचाती हुई कंस्ट्रक्शन साइट या फैक्ट्री, हम्म। और उसे एक मोटी सी किताब दी जाती है जिसका नाम है इमरजेंसी सेफ्टी प्रोटोकॉल। हाँ, जो शायद कोई नहीं पढ़ता। बिल्कुल। अब हम और आप तो उसे शायद किनारे रख देंगे, लेकिन आज हम उसी किताब को, मतलब उस नए कर्मचारी की नज़र से पढ़ने वाले हैं। अच्छा। ये समझने के लिए कि अगर उसके पहले ही दिन कुछ गड़बड़ हो जाए तो ये पन्ने उसे और उसके साथियों को कैसे बचाएंगे। और ये नजरिया बहुत जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल सिर्फ नियमों की एक लिस्ट नहीं है। ये असल में इंसानी घबराहट को काबू करने का एक डिजाइन है। डिजाइन कैसे? इसका मकसद ये है कि जब सोचने का वक्त ना हो तब भी लोग सही काम करें। तो चलिए इस नए कर्मचारी के साथ चलते हैं और देखते हैं कि उसे पहले क्या सिखाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे आम इमरजेंसी की। किसी को चोट लग जाए, कोई गिर जाए, मेरा तो पहला रिएक्शन होगा कि भागकर उसे उठाऊं और मदद के लिए चिल्लाऊं। लेकिन ये प्रोटोकॉल कहता है रुको। एग्जैक्टली, रुको। इसका एक 4 चरणीय प्रोसेस है और पहला कदम है हालात का जायजा। मतलब मदद करने से पहले ये देखो कि कहीं आप खुद तो खतरे में नहीं पड़ जाओगे। बिल्कुल। और ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन ये सबसे जरूरी कदम है। क्यों? मान लीजिए कोई किसी चालू मशीन के पास गिरा है या किसी बिजली के तार के पास। अगर आप बिना सोचे समझे भागे तो एक की जगह 2 घायल हो सकते हैं। सही बात है। तो पहला नियम है घटनास्थल को सुरक्षित बनाओ या घायल को तब तक मत हिलाओ जब तक कोई और बड़ा खतरा न हो। ठीक है, ये समझ आता है। तो एक बार ये पक्का हो गया कि जगह सुरक्षित है, फिर दूसरा कदम आता है मदद के लिए सूचित करना। हाँ। यहाँ पर बस एम्बुलेंस बुलाओ नहीं लिखा है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि साइट की अपनी एक इमरजेंसी हॉटलाइन है, उस पर कॉल करो। और एकदम सटीक जानकारी दो। हाँ बिल्कुल, तुम कहाँ हो, चोट कैसी दिख रही है और कितने लोग घायल हैं। और ये सटीक जानकारी वाला हिस्सा बहुत बहुत अहम है। एक विशाल फैक्ट्री में मशीन नंबर 5 के पास कहना काफी नहीं है। नहीं, उससे तो कोई नहीं ढूंढ पाएगा। आपको बताना होगा सेक्शन बी, असेंबली लाइन 3, मशीन नंबर 5। ये जानकारी कंट्रोल रूम को सीधे सही टीम भेजने में मदद करती है। मतलब समय की बर्बादी को हर स्तर पर रोका जा रहा है। और यहीं पर तीसरा कदम आता है जिसने मुझे सच में सोचने पर मजबूर कर दिया। एम्बुलेंस का रास्ता। राउटिंग। मुझे लगा था कि एम्बुलेंस तो बस गेट से अंदर आ जाएगी, लेकिन नहीं। इस जैसी बड़ी साइट्स पर एम्बुलेंस के लिए पहले से तय रास्ते होते हैं, जिन्हें हमेशा खाली रखा जाता है। हाँ, फैक्ट्री के लिए गेट ए और कंस्ट्रक्शन साइट के लिए गेट सी। सिक्योरिटी गार्ड एम्बुलेंस को वहां से सीधे घटनास्थल तक एस्कॉर्ट करते हैं। अब सोचकर देखिए, एक एम्बुलेंस ड्राइवर जो शायद पहली बार उस साइट पर आया है, वो हजारों मशीनों और इमारतों के बीच रास्ता कैसे ढूंढेगा? नहीं ढूंढ सकता, बिल्कुल नहीं। ये रूटिंग का सिस्टम उस कीमती वक्त को बचाता है जो रास्ता खोजने में बर्बाद हो सकता है। और इतना ही नहीं, दस्तावेज बताता है कि बाहरी मदद के पहुंचने का इंतजार नहीं किया जाता। अच्छा। साइट पर ही फर्स्ट एड रूम और मोबाइल मेडिकल यूनिट्स हैं ताकि तुरंत देखभाल शुरू हो सके। और चौथा कदम है इंतजार के दौरान की तैयारी। मतलब जब तक प्रोफेशनल्स मदद पहुंच रही है तब तक आप क्या करें? हाँ, तब तक घायल को दिलासा दो, अगर फर्स्ट एड की ट्रेनिंग मिली है तो वो करो, और सबसे जरूरी भीड़ को दूर रखो। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो घबराहट की जगह एक प्रक्रिया को हावी होने देता है। बिल्कुल। हर कदम सोच समझकर बनाया गया है ताकि इंसानी गलती की गुंजाइश कम से कम हो। तो ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी तो एक नियंत्रित माहौल की तरह लगती है, लेकिन उन हालातों का क्या जो नियंत्रण से बाहर फैलते हैं, जैसे आग? हाँ, वो बिल्कुल अलग है। यहाँ तो अफरा तफरी मचना तय है। यहाँ प्रोटोकॉल क्या कहता है? यहाँ भी प्रोटोकॉल का पहला नियम थोड़ा चौंकाने वाला है। वो कहता है कि आग देखकर आग बुझाने वाला यंत्र मत उठाओ। एक मिनट, क्या? ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। मेरी पहली प्रतिक्रिया तो आग बुझाने की होगी, शायद मैं उसे बुझा भी दूं। अलार्म बजाने में तो टाइम लगेगा। और यही वो सोच है जिसे ये प्रोटोकॉल तोड़ना चाहता है। इसे हीरो सिंड्रोम कहते हैं। हीरो सिंड्रोम? हाँ, एक अकेला इंसान आग से लड़ने की कोशिश में वो कीमती सेकंड बर्बाद कर सकता है जिसमें सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला जा सकता था। अलार्म बजाने का मतलब है कि आपने एक व्यक्ति की समस्या को पूरे संगठन की जिम्मेदारी बना दिया। मतलब मैं की जगह हमको सक्रिय कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, तो ये हीरो बनने से रोकने का एक तरीका है, समझ गया। अलार्म बजाने के बाद क्या? अलार्म के बाद इमरजेंसी सेवाओं को कॉल करना है
और फिर आता है वो नियम जिससे मैं सबसे महत्वपूर्ण मानती हूँ। बताइए। आग बुझाने की कोशिश सिर्फ और सिर्फ तब करो जब 3 शर्तें पूरी हों। 1, आपको ट्रेनिंग मिली हो। 2, आग छोटी हो और आपको लगे कि 2 मिनट में काबू आ जाएगी। और 3, आपके पीछे निकलने का रास्ता साफ हो। और अगर इनमें से एक भी शर्त पूरी नहीं होती तो आपकी जिम्मेदारी आग बुझाना नहीं बल्कि सुरक्षित बाहर निकलना है। और ये जो 2 मिनट का नियम है, ये बहुत सब्जेक्टिव लगता है। पैनिक में किसे पता चलेगा कि 2 मिनट हुए या 20 सेकंड? बिल्कुल, और इसीलिए ट्रेनिंग इतनी जरूरी है, जिस पर हम बाद में आएंगे। ट्रेनिंग आपको ये अंदाजा लगाना सिखाती है, लेकिन इसका असली मकसद मनोवैज्ञानिक है। अच्छा। ये आपको रुक कर सोचने पर मजबूर करता है। ये आपको एक हीरो की तरह आग में कूदने से पहले एक पल के लिए जिम्मेदार कर्मचारी बनाता है, जो अपनी और दूसरों की जान की कीमत समझता है। और यहाँ पर एक और चीज है जिसने मेरा ध्यान खींचा। फायर एक्सटिंग्विशर। मुझे लगता था सब एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ तो रंगों का पूरा एक सिस्टम है। हाँ, ये तो जैसे ट्रैफिक लाइट जैसा है। बिल्कुल। और ये डिजाइन की एक बेहतरीन मिसाल है। सोचिए, इमरजेंसी में कोई बारीक अक्षरों में लिखे निर्देश नहीं पढ़ना चाहेगा। हमारा दिमाग रंगों को तुरंत पहचानता है। सही है। इसलिए अगर लकड़ी या कागज जैसी सामान्य चीजों में आग लगी है, तो आप लाल रंग का पानी वाला एक्सटिंग्विशर उठाते हैं। ओके, लाल मतलब पानी। हाँ। और अगर किसी ज्वलनशील तरल जैसे पेट्रोल या तेल में आग लगी हो तो आप क्रीम रंग का फोम वाला या फिर काले रंग का CO2 एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करेंगे। काला वाला CO2। हाँ, और CO2 वाला बिजली से लगी आग के लिए भी सबसे अच्छा है, क्योंकि वो कोई अवशेष नहीं छोड़ता। और अगर कुछ समझ ना आए तो नीला रंग का पाउडर एक्सटिंग्विशर है, जो लगभग हर तरह की आग पर काम करता है। ये रंगों का सिस्टम एक विजुअल शॉर्टकट है, जो सोचने का काम खत्म कर देता है। तो आग और चोट जैसी इमरजेंसी तो साफ दिखती हैं और उनके लिए प्लान भी सीधा है। लेकिन मुझे इस बात ने परेशान किया कि उन खतरों का क्या जो चुपके से फैलते हैं, जैसे कोई केमिकल लीक। यहाँ तो आपको दुश्मन दिखाई भी नहीं देता। और ये एक बिल्कुल अलग तरह की चुनौती है। इसीलिए प्रोटोकॉल यहाँ 2 हिस्सों में बंट जाता है, छोटा रिसाव और बड़ा रिसाव। छोटा और बड़ा? हाँ, और ये फर्क जानना हर कर्मचारी के जरूरी है। तो क्या फर्क है दोनों में? अगर कोई छोटा मोटा केमिकल गिरा है जिसे एक व्यक्ति आसानी से साफ कर सकता है, तो उसे माइनर स्पिल कहते हैं। प्रोटोकॉल कहता है कि आसपास के लोगों को बताओ, सही PPE यानी दस्ताने और चश्मे पहनो और उसे साफ कर दो। हाँ, साइट पर मौजूद स्पिल किट का इस्तेमाल करके। इससे काम भी नहीं रुकता और खतरा भी टल जाता है। लेकिन अगर मेजर स्पिल हो तो, मतलब कोई बड़ा टैंक लीक हो गया हो तो नियम बिल्कुल बदल जाते हैं। तब आपका काम उसे साफ करना नहीं है। तो क्या है? आपका पहला और एकमात्र काम है इलाका खाली करना और अलार्म बजाना। इसे सिर्फ और सिर्फ प्रशिक्षित हैजमैट टीम ही हैंडल करती है। हैजमैट मतलब? हैजर्डस मटेरियल टीम। बिल्कुल। और उस टीम के लिए सबसे जरूरी जानकारी होती है सेफ्टी डेटा शीट यानी SDS। ये SDS क्या चीज है? ये हर केमिकल का, आप कह सकते हैं, जन्म पत्र जैसा होता है। अच्छा। उसमें लिखा होता है कि ये केमिकल क्या है, इससे क्या खतरे हैं, आग लगने पर क्या होगा और इससे इंसानी त्वचा का संपर्क होने पर क्या करना चाहिए। मतलब पूरी कुंडली? हाँ, जब हैजमैट टीम आती है तो वो सबसे पहले SDS मांगती है। ये अनुमान लगाने की सारी गुंजाइश खत्म कर देती है और उन्हें बताती है कि वे किससे लड़ रहे हैं। वाह, मतलब हर खतरे के लिए एक अलग प्लान। और खतरे सिर्फ इंसानी गलतियों से नहीं होते। दस्तावेज में मौसम के बारे में भी बात की गई है। हाँ, की गई है। जैसे अचानक तेज तूफान आ जाए या बिजली कड़कने लगे। हाँ, क्योंकि एक कंस्ट्रक्शन साइट पर यह जानलेवा हो सकता है। नियम साफ है, जैसे ही मौसम खराब होने की चेतावनी मिले, बाहर का सारा काम, खासकर ऊंचाई पर या धातु के पास हो रहा काम, तुरंत रोक दिया जाए। और सबको सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए कहा जाता है। बिल्कुल। और अत्यधिक गर्मी के बारे में भी नियम है, जो भारत जैसी जगह के लिए तो बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। प्रोटोकॉल कहता है कि साइट पर कूलिंग स्टेशन होने चाहिए, कर्मचारियों को हर 15 से 20 मिनट में पानी पीने के लिए अनिवार्य ब्रेक मिलना चाहिए। अच्छा, अनिवार्य इंजन ब्रेक, हाँ, कंपल्सरी। और सुपरवाइजर्स को गर्मी से होने वाली थकावट के लक्षणों जैसे चक्कर आना या जी मिचलाना, इस सब पर नजर रखने की ट्रेनिंग दी जाती है। ये दिखाता है कि सुरक्षा सिर्फ बड़ी दुर्घटनाओं के बारे में नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे खतरों से निपटने के बारे में भी है। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग इमरजेंसी के लिए अलग अलग प्लान है, लेकिन सवाल ये है कि
इतने सारे लोगों को एक ही समय पर कैसे पता चलता है कि कौन सा प्लान लागू करना है? इसका कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? इसका जवाब है सायरन। और ये सिर्फ एक शोर नहीं है, इसकी अपनी एक भाषा है। अच्छा, ये वाला हिस्सा पढ़कर मैं सच में हैरान रह गया। मुझे कभी नहीं पता था कि सायरन की भी अपनी एक भाषा होती है। बताइए इसके बारे में। अगर एक लगातार बजता हुआ सायरन सुनाई दे तो उसका एक ही मतलब है, सब कुछ छोड़कर तुरंत और व्यवस्थित तरीके से अपनी निर्धारित असेंबली पॉइंट की तरफ जाएं। मतलब जगह खाली करो, इवैक्यूएट। बिल्कुल। और अगर सायरन रुक-रुक कर बज रहा हो तो उसका मतलब है शेल्टर इन प्लेस, यानी बाहर कोई खतरा है, जैसे कोई केमिकल लीक या खराब मौसम। तो बाहर नहीं निकलना है। नहीं, आप जहां हैं वहीं किसी सुरक्षित कमरे में पनाह लें और बाहर ना निकलें। ये बाहर निकलो के आदेश से बिल्कुल उल्टा है। और जब सब ठीक हो जाता है? तब 3 छोटी-छोटी धुनें बजती हैं जो ऑल क्लियर का संकेत है। वाह! ये आसान सी भाषा हर किसी को बिना किसी कंफ्यूजन के बताती है कि क्या करना है। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। हर महीने फायर ड्रिल, हर 3 महीने में मेडिकल सिमुलेशन, साल में 2 बार पूरी साइट की एक्सरसाइज। लेकिन क्या असलियत में कर्मचारी इन्हें गंभीरता से लेते हैं? अक्सर तो लोग इसे बस काम से एक ब्रेक की तरह देखते हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इस दस्तावेज में इसका जवाब छिपा है। इसमें लिखा है कि हर ड्रिल के बाद एक डीब्रीफ होता है। डीब्रीफ? हाँ, जिसमें पूछा जाता है कि क्या गलत हुआ, कहाँ देर हुई और क्या बेहतर किया जा सकता है। जब लोगों को लगता है कि उनकी राय से सिस्टम बेहतर हो रहा है, तो उनका रवैया बदल जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ नियमों का पालन करवाना नहीं है, नहीं, बल्कि लोगों को इस प्रक्रिया में भागीदार बनाना है। बिल्कुल। कागज पर बनी योजना सिर्फ एक सिद्धांत है। ड्रिल उस सिद्धांत को आदत में बदल देती है। बार बार अभ्यास करने से मसल मेमोरी बनती है। ताकि लोग सोचे नहीं, बस करें। एग्जैक्टली। ताकि जब असली इमरजेंसी हो तो लोग सोचे नहीं, बस सही काम करें। ये तथ्य कि वे हर ड्रिल का मूल्यांकन करते हैं, ये दिखाता है कि ये एक सीखने वाला संगठन है जो लगातार बेहतर होने की कोशिश कर रहा है। तो इस पूरे प्रोटोकॉल को देखने के बाद ऐसा लगता है कि सुरक्षा सिर्फ दीवार पर लगा एक पोस्टर या नियमों की किताब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो प्रक्रियाओं, उपकरणों और सबसे बढ़कर प्रशिक्षित लोगों का एक जीता जागता सिस्टम है। और ये सब एक बुनियादी सिद्धांत पर आकर टिकता है, हर एक कर्मचारी को जानकारी और जिम्मेदारी से सशक्त बनाना। उन्हें अपनी भूमिका पता होनी चाहिए, चाहे वो अलार्म बजाना हो, फर्स्ट एड देना हो या बस सुरक्षित रूप से बाहर निकलना हो। ये दस्तावेज व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर बहुत जोर देता है। जैसे हर किसी को पता होना चाहिए कि निकास द्वार कहाँ है, ड्रिल में गंभीरता से भाग लेना है और किसी भी चेतावनी को कभी नजरअंदाज नहीं करना है। सही बात है। ये रंग बिरंगे फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर सायरन की खास आवाजों तक हर छोटी बड़ी चीज इसीलिए डिजाइन की गई है ताकि इमरजेंसी में हमारी प्रतिक्रिया तेज और असरदार हो सके। यह सुरक्षा को किसी एक व्यक्ति या डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी से हटाकर हर किसी की साझा आदत बनाने की कोशिश है। ये दस्तावेज हमें बताता है कि इमरजेंसी के दौरान क्या करना है और बाद में उसकी समीक्षा कैसे करनी है। लेकिन ये मेरे मन में एक सवाल छोड़ जाता है। क्या? ये पूरा प्रोटोकॉल प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के बारे में है, पर किसी भी वर्क प्लेस पर ऐसा कल्चर कैसे बनाया जा सकता है कि इनमें से ज्यादातर आपात स्थितियां पैदा ही ना हो? अच्छा सवाल है। अंतिम लक्ष्य तो रोकथाम यानी प्रिवेंशन है। पहला अलार्म बजने से भी पहले एक सही मायनों में प्रोएक्टिव सेफ्टी कल्चर कैसा दिखता होगा?